हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास के अंदर हम आलोचना विधा के बारे में देखेंगे कि आलोचना क्या है। तो हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में आलोचना एक गद्य विधा है और आलोचना का मतलब ये नहीं है हम किसी की बुराई करें। इस शब्द से ऐसे पता चल रहा है कि आलोचना का मतलब किसी की हम बुराई करें। इसका मतलब ये होता है कि जो एक साहित्य है उसका गहन अध्ययन, गहन उसका विश्लेषण करके, अच्छे से अध्ययन करके ये जानना कि इसके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, उसको अच्छे से समझना। तो आलोचना का मतलब ये होता है कि जो साहित्य होता है उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से उसका अध्ययन करना, न कि आलोचना का मतलब ये है कि किसी की बुराई करना। उसी हिसाब से आलोचना के अलग अलग भाग किए गए, यानी आलोचना के प्रकार है, परंतु हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर जो तथ्य होते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो एक इस प्रकार है कि आपसे जो एबेसद वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको विस्तार से कुछ लिखना नहीं होता है। बाकी आलोचना के बारे में आप समझ गए, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं हम वही चीजें देखेंगे। प्रकारों की हम बात करें तो जैसे आलोचना में आत्मपरक आलोचना होती है, प्रभाववादी आलोचना होती है, वस्तुपरक आलोचना होती है, व्यवहारिक आलोचना होती है। तो ये आलोचनाओं के कुछ प्रकार है, परंतु उसको हम अभी नहीं देखेंगे। हम सीधे वही चीजें देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड में हमारे किस प्रकार के एग्जाम, जो एक कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें किस प्रकार के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, तो हम वही देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हिंदी से संबंधित हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आलोचना विधा की। तो देखिए, आलोचना विधा में पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम आलोचक बालकृष्ण भट्ट मोस्ट है, यानी हिंदी जो साहित्य है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो आलोचक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। एवं उनके द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है। यहां से देखिए, पहले तो हम ये देख ले जो हिंदी प्रदीप पत्र है उसके संपादक कौन है। तो मैंने आपको जब हिंदी पढ़ाया, जब हिंदी साहित्य का इतिहास, वहां पर मैंने हिंदी प्रदीप को ऐसे बाल प्रदीप करके एक सूत्र बताया था आपको, बाल प्रदीप। तो कहने का मतलब जो बालकृष्ण भट्ट है वही हिंदी प्रदीप के संपादक है, जो पत्र है ना। तो अब देखिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम आलोचक बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं एवं उनके द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र है, उस पत्र में सच्ची समालोचना नाम से शीर्षक रखा उसका। 1886 ईस्वी में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर क्या एक नाटक है, उस नाटक पर लिखी गई आलोचना हिंदी की पहली आलोचना मानी जाती है। उसका शीर्षक क्या था? सच्ची समालोचना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना कि जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रथम जो आलोचक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी प्रदीप पत्र के बारे में पूछ ले तो उसके संपादक बालकृष्ण भट्ट है। उन्होंने जो प्रथम जो शीर्षक रखा जो आलोचना का वो था सच्ची समालोचना, जो 1886 में प्रकाशित हुआ था। कौन से नाटक पर था? तो संयोगिता स्वयंवर पर था। ठीक है, तो ये अलग अलग जो यहाँ से क्वेश्चन बनते इन पे आपको फोकस अच्छे से करना है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को समालोचना नाम से पुकारा एवं इसके दो प्रधान मार्ग माने, यानी जो आलोचना उसका समालोचना नाम है वो किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दो मार्ग बताए, निर्णयात्मक मार्ग और व्याख्यात्मक मार्ग। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष, यानी उसमें गुण भी है और दोष भी है, यहां से अच्छे से ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी ग्रंथकार, ग्रंथ की रचना करने वाले के गुण और दोष दिखलाने के लिए रची गई पहली पुस्तक स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनके अनुसार क्या ये क्या कह रहा है कि जो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि किसी ग्रंथकार के गुण या दोष को दिखाने के लिए, यानी उसमें उसके गुण भी प्रकट हो और उसके दोष भी प्रकट हो, वो एक पुस्तक स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ है। उसका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना मानी जाती है। ये देखो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, पुस्तक तो ये है स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो रचित है हिंदी कालिदास की आलोचना, ये मानी जाती है। इसमें लाला सीताराम द्वारा अनुदित नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोषों का विस्तार से विवेचन किया गया। इसके अंदर हिंदी कालिदास की आलोचना ये कह रहे हैं, लाला सीताराम द्वारा अनुदित नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोषों का विस्तार से विवेचन किया गया है। पुस्तककार रूप में हिंदी की सर्वप्रथम आलोचना पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना ही मानी जाती है। जो ऊपर हमने देखा है कि जो पुस्तककार, वैसे जो हिंदी के प्रथम जो आलोचक माने जाते वो बालकृष्ण भट्ट माने जाते, जिन्होंने वो सच्ची समालोचना नाम से लिखा, परंतु पुस्तककार की बात करें तो देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उनके द्वारा हिंदी कालिदास की आलोचना लिखी गई है, वो मानी जाती है। तो ये जो बारीक बारीक सा अंतर होता है, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कुछ विशेष बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो हिंदी आलोचना उसके प्रथम क्या माने जाते हैं, इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना पद्धति की शुरुआत की, ये भी मोस्ट हो जाता है, यानी हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना पद्धति की शुरुआत करने वाले कौन थे, हमारे रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक माने जाते हैं, ये मनोविश्लेषणवादी आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, यानी डॉक्टर नगेंद्र और रसवादी आलोचक भी है, दूसरी बात जो मनोविश्लेषणवादी आलोचना उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक और दार्शनिक आलोचना के लिए प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक और दार्शनिक आलोचना के लिए प्रसिद्ध कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नामवर सिंह की बात करें, आधुनिक आलोचना के महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वर्तमान में जो आलोचना है उसके जो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है वो है नामवर सिंह। तो यहां से जो ये पॉइंट है इनको अच्छे से आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पदम सिंह शर्मा प्रथम तुलनात्मक आलोचक माने जाते हैं। आचार्य नंदलाल वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते। तो ये सारे एक एक, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। जैसे आपसे पूछ ले कि प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन माने जाते, तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। शांति प्रिय द्विवेदी को हिंदी का प्रभाववादी आलोचक कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि को प्रगतिशील आलोचक कहा जाता है। डॉक्टर देवराज सिंह के मनोवैज्ञानिक आलोचक व दार्शनिक अनुशासनात्मक आलोचक माने जाते, यानी जो देवराज सिंह है वो मनोवैज्ञानिक आलोचक और दार्शनिक अनुशासन के आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1902 ईस्वी में जयपुर से समालोचक नामक पत्र निकाला। ये पत्र भी मोस्ट है, जब हमने पीछे पढ़ाया तो वहां पर बता दिया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उन्होंने जयपुर से 1902 ईस्वी में एक समालोचक नाम से पत्र निकाला। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, यानी जो अलग अलग आलोचक हुए उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने जो आलोचना लिखी है उसका नाम है नाटक, न कि नाटक नहीं है। 1883 ईस्वी में नाटक अथवा दृश्य काव्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी कालिदास की आलोचना, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जो पुस्तककार के रूप में है। कालिदास की निरकुंसता 1911 ईस्वी। निषद चरित्र चर्चा, तो ये महत्वपूर्ण आलोचना है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे देखिए संपत्ति शास्त्र, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी। रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी। सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी।
साहित्य शिखर 1929 ईस्वी, साहित्य संदर्भ 1924 ईस्वी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी कालिदास की आलोचना हिंदी की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार है जो हिंदी कालिदास की आलोचना वो हिंदी की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है, जो ऊपर हमने इसके बारे में देख लिया है। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी इसी चैनल पर डाली है कि जो आरएस का पेपर हुआ उस आरएस के पेपर के बाद में हमारे को किस प्रकार पढ़ना है। तो देखिए चीजें यही रहेगी, आपको उस पैटर्न को समझना है कि उसमें एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछना चाह रहा है, तो उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी मैटर बदलने की जरूरत नहीं है, मैटर यही रखना है आपको। ठीक है, आगे बात करें हम पदम सिंह शर्मा कमलेश की। पदम सिंह शर्मा कमलेश है, ये हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। मिश्र बंधु, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, यानी मिश्र बंधु है वो कौन है, तीन भाई है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से मिश्र बंधु नहीं है। अब देखो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और कृष्ण बिहारी, ये नाम देते हैं। कृष्ण बिहारी यही नाम आएगा, फिक्स है ये कृष्ण बिहारी, क्योंकि जो श्याम और कृष्ण है ना यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो श्याम था या कृष्ण था, दोनों एक ही है ये। तो ये जो निम्न में से मिश्र बंधु नहीं है तो ये कृष्ण बिहारी है, ये नहीं है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसको। इनकी जो आलोचना है वो हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, साहित्य पारिजात 1940 ईस्वी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1875 में जन्म हुआ था और 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, विसल देव रासो की भूमिका। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी, रस मीमांसा ये महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1925 ईस्वी, यानी इन्होंने जो साहित्य इन साहित्य का अध्ययन करके उसके बारे में बताया है। ऐसा नहीं है वो जो इसकी जो हम वो आलोचना की बात बुराई करना है वो पहले ही बता चुका हूं आपको। तो इनके ये साहित्य ग्रंथ ही है। भ्रमर गीत सार, यानी भ्रमर गीत पे इन्होंने लिखा कि उसका सार क्या है, भ्रमर गीत क्या है उसके बारे में बताया। 1926 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है, प्रमाणिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। इन्होंने आलोचना के तीनों रूपों सैद्धांतिक, व्यवहारिक एवं ऐतिहासिक पर अपनी लेखनी चलाई है, यानी सैद्धांतिक, व्यवहारिक और ऐतिहासिक तीनों रूपों पर इन्होंने आलोचना लिखी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, साहित्य समालोचना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, ये भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। कबीर का रहस्यवाद 1931 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी की वाग विभूति 1936 ईस्वी। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास 1930 ईस्वी, वाग्मय विमर्श 1942 ईस्वी। हिंदी साहित्य का अतीत, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखकर पूछते हिंदी साहित्य का अतीत किसका इतिहास ग्रंथ है, तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत 1959 ईस्वी में दो भागों में है। रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त में विभाजित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, ये लाइन मोस्ट हो जाती है। जो हिंदी साहित्य का हमने रीतिकाल पढ़ा है, रीतिकाल पढ़ा जो 3 नंबर का काल था, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो उस रीतिकाल में रीतिकाल के जो कवि है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था, रीतिबद्ध थे, रीतिसिद्ध थे और रीति मुक्त थे। इन तीनों के मैंने आपको सूत्र भी बता दिए कि रीतिबद्ध में कौन से आएंगे, रीतिसिद्ध में कौन से आएंगे, रीति मुक्त में कौन से आएंगे। इस प्रकार का मैंने सूत्र बताया था आपको। केशव पद्मा को भीख मती दे, मती राम रस तो भूसेना। और रीति सिद्ध वाले का भी बताया था मैंने, नरप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेस, इस प्रकार का। तो वहां पर आप अगर वो क्लासें नहीं देखी तो आप अच्छे से वहां पर मैंने समझाया, आप देखिए उनको। डॉक्टर गुलाब राय 1888 से 1963, 1888 में इनका जन्म हुआ था, 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी,
हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास 1973 ईस्वी, ये भी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र का। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, इन दो के जो इतिहास ग्रंथ है वो विद्यार्थी, जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है उसके पास में होने चाहिए और अच्छे से उसका अध्ययन भी करना चाहिए। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी, परंतु ये जो इतिहास ग्रंथ है हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास, वृद्ध इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो रामचंद्र शुक्ल वाला, ये ग्रंथ हम परीक्षा के टाइम पर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे इतने बड़े ग्रंथ है कि हम इसको कवर नहीं कर पाते। इनको आपको फ्री टाइम में पढ़ना होता है, अच्छे से अध्ययन करना होता है, फिर इसमें से अंडरलाइन करके आपको छांटना होता है। इससे क्या होता है कि आपको साहित्य को अच्छे से समझने में सुविधा होती है, अच्छे से आप उसको समझ पाते हो कि साहित्य किस प्रकार आगे आगे बढ़ा, कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो ये आपको उसको अच्छे से पढ़ोगे तब पता चलेगा। ये तो आप यहाँ पर हम सिर्फ एक उस प्रकार पढ़ रहे हैं जो एग्जाम क्लियर कर सके, एग्जाम में जो पॉइंट बनते, तो ये सीधे समझ में कम आते, क्योंकि सारी चीजें रटने वाली नहीं होती है, समझना भी होता है। सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962 ईस्वी, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985 ईस्वी, देव और उनकी कविता 1949 ईस्वी, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, शैली विज्ञान, राम की शक्ति पूजा 1993 ईस्वी, ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं, ये हमने पहले भी देख लिया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इनका भी जो ये इतिहास ग्रंथ है ये भी महत्वपूर्ण है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1946 ईस्वी। फिर नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव की भूमिका 1927, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, इनकी पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये मोस्ट लाइन क्वेश्चन पूछा गया इससे संबंधित। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और पल्लव 1928, रविंद्र कविता कानन 1928, ये छायावादी कवियों में एकमात्र सफल आलोचक माने जाते हैं। यानी ये भी मोस्ट है, छायावादी कवियों की बात हो रही है यहाँ पर, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। ये छायावादी कवियों में एकमात्र सफल आलोचक माने जाते हैं, छायावाद में ये एकमात्र है जो निराला। जगन्नाथ दास रत्नाकर, समालोचनादर्श, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर साहित्य 1936, जो सर्वप्रथम रचना इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कबीर 1942 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी क्रम से ये, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना, क्रम भी पूछा जाता है इनका। अब आपको देखो याद कर ले तो आपको पता है हिंदी साहित्य की भूमिका है वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के, हिंदी साहित्य का आदिकाल इनकी है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी इनकी है। परंतु आपसे इनका तीनों का क्रम पूछ ले तो क्रम में आप कंफ्यूजन हो जाते हो, अच्छे से याद नहीं करते। तो याद रखना हिंदी साहित्य की भूमिका वो 1940 ईस्वी में, पक्ष हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है वो 1952 में है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो हमारे 1953 में। तो इनका क्रम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर नाम आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा, निराला जी की कविता 1934 ईस्वी, सर्वप्रथम आलोचनात्मक लेख है, ये आलोचनात्मक लेख है, याद रखना। प्रेमचंद 1941 ईस्वी, पहली आलोचनात्मक पुस्तक। निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी, महावीर प्रसाद और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी। फिर नाम है डॉक्टर भोला शंकर व्यास, ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य की समस्या व समाधान, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, महादेवी नया मूल्यांकन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, ये मोस्ट है।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यानी ये सारी किताबें हैं। डॉक्टर वचन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर वचन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, तुलसी आधुनिक वातायन से। डॉक्टर नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी, कविता के नई प्रतिमान 1968 ईस्वी। इलाचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी, साहित्य संवत्तरण 1953 ईस्वी, विश्लेषण 1954 ईस्वी और साहित्य चिंतन 1955 ईस्वी। आगे देखो, अजय त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनिपद 1960 ईस्वी, संवत्तरण 1978 ईस्वी, लिखी कागद कोरे, कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण है, कामायनी एक पुनर्विचार। धर्मवीर भारती, पश्यंत 1969 ईस्वी और सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। ये भी मोस्ट है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। तो ये महत्वपूर्ण आलोचक थे जिनकी आलोचनाएं जो महत्वपूर्ण थी वो यहाँ पर हमने देखी। इनको आप अच्छे से याद करिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये ऐसे जो टॉपिक है ये बोरिंग से लगते हैं, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, पर इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इंटरेस्ट बनाना है इनमें और आपको अच्छे से याद करना है। फिर हिंदी में जो निबंध विधा है जिसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, और निबंध विधा थोड़ी बड़ी है जिसको हम 2 क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।